Part 1 Budget Planning for Middle Class Families। नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका फाइनेंस ज्ञान हब पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, बजट प्लानिंग। अगर आप सैलरी कमाते हैं, घर चलाते हैं और महीने के आखिर में सोचते हैं पैसे आखिर गए कहाँ, तो ये बात आपके लिए ही है। आज हम आसान तरीके से समझेंगे कैसे एक सिंपल बजट बनाते हैं, कैसे खर्चे कंट्रोल किए जा सकते हैं, कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बनाया जाए और कैसे बिना टेंशन के अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करें। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 बजट प्लानिंग क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं बजट होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो बजट एक ऐसा प्लान है जिसमें हम ये तय करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। बजट बनाना मतलब अपने पैसों को एक दिशा देना। इससे आपकी इनकम, खर्चे और सेविंग सब कुछ साफ दिखाई देता है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये और भी ज़रूरी होता है क्योंकि इनकम लिमिटेड होती है लेकिन ज़रूरतें और सपने दोनों अनलिमिटेड। जैसे मान लो रवि और नेहा एक वर्किंग कपल हैं। दोनों मिलकर महीने में 80,000 रुपये कमाते हैं। अगर इनके पास कोई बजट प्लान नहीं है तो महीने के आखिर में इन्हें खुद नहीं पता चलेगा कि पैसे कहाँ खर्च हो गए। इसलिए बजट आपके लिए एक तरह का फाइनेंशियल जीपीएस है जो आपको सही दिशा दिखाता है। चैप्टर 2 मिडिल क्लास फैमिली को बजट की ज़रूरत क्यों होती है। अब सवाल ये आता है कि बजट बनाना इतना ज़रूरी क्यों है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए तो और भी ज़रूरी। 5 आसान वजहें हैं। पहली, इनकम लिमिटेड होती है पर ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। सैलरी फिक्स होती है लेकिन खर्चे हर महीने नए निकल आते हैं। अगर कोई प्लान नहीं है तो क्रेडिट कार्ड का बिल और ईएमआई सिर दर्द बन जाते हैं। दूसरी, इमरजेंसी सिचुएशन। कभी मेडिकल इमरजेंसी, कभी जॉब लॉस या घर में कुछ अचानक रिपेयर। अगर सेविंग या बजट नहीं है तो सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाता है। तीसरी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स की हेल्थ और अपने फ्यूचर गोल्स, इन सब के लिए पैसे का सही प्लान होना बहुत ज़रूरी है। चौथी, महंगाई नहीं, इन्फ्लेशन। हर साल चीजें महंगी होती जा रही हैं। अगर आप अपना बजट अपडेट नहीं करते तो धीरे धीरे आपकी खरीदी की क्षमता कम होती जाती है। पांचवी, मन की शांति। जब आपको पता होता है कि हर रुपया कहाँ जा रहा है तो स्ट्रेस कम होता है और कंट्रोल बढ़ता है। सच कहें तो मिडिल क्लास होना कोई बुरी बात नहीं है। समस्या तब होती है जब हम अपने पैसों पर कंट्रोल नहीं रखते। बजट बनाने से आप अपने पैसों के मालिक बनते हैं, पैसे को कंट्रोल नहीं करते। Chapter 3 50-30-T रूल क्या है। अब बात करते हैं एक आसान और दुनिया भर में मशहूर रूल की, 50-30 रूल। ये बजटिंग के लिए एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। इस रूल के मुताबिक आपकी इनकम को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 50% नीड जैसे घर का किराया, बिजली पानी का बिल, राशन, ट्रांसपोर्ट। 30% वांट्स जैसे घूमना फिरना, शॉपिंग, मूवी या OTT सब्सक्रिप्शन। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स यानी इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट या किसी बड़े फ्यूचर गोल के लिए पैसे। मान लो आपकी इनकम 60 रुपये महीना है तो 30,000 ज़रूरतों में जाएगा, 8,000 चाहतों में और 12,000 सेविंग या इन्वेस्टमेंट में। ये रूल आपको एक बैलेंस सिखाता है, ना ज्यादा खर्चा ना ज्यादा कटौती, बस एक हेल्दी मिडिल रास्ता। चैप्टर 4 खर्चों को ट्रैक कैसे करें। बजट बनाना एक बात है लेकिन उसे फॉलो करने के लिए खर्चों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर ट्रैकिंग नहीं की तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं। आज के टाइम में ये काम बहुत आसान है। आप कुछ फ्री टूल्स या एप्स की मदद ले सकते हैं जैसे गूगल शीट्स या एक्सेल, जहां आप अपना बजट खुद बना सकते हैं। वॉलनट या मनी मैनेजर ऐप जो आपके SMS से ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक ट्रैक करते हैं, या नोशन टेम्पलेट जहां विजुअल डैशबोर्ड्स में आप सब कुछ देख सकते हैं। छोटा सा प्रैक्टिकल टिप, हर रविवार सिर्फ 5 मिनट निकालिए और उस हफ्ते का खर्चा लिख लीजिए। ऐसा करने से महीने के आखिर में कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। बजट बनाना टाइम खर्चीला काम नहीं है, बस थोड़ी आदत चाहिए है। हर हफ्ते पेन में देंगे तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियली स्मार्ट बन जाएंगे। चैप्टर 5 बजट बनाते वक्त आम गलतियां। अब बात करते हैं कुछ आम गलतियों की जो ज्यादातर लोग बजट बनाते समय करते हैं और फिर कहते हैं बजट काम नहीं करता। सिर्फ बजट बनाना, उसे फॉलो न करना।
2 हर खर्चे को ज़रूरत मान लेना, इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना, ये सोचना कि जो बचेगा वही सेविंग करेंगे। 5 बजटिंग में फैमिली को शामिल न करना। असल में बजट एक टीम वर्क है। अगर फैमिली साथ नहीं है तो लंबे समय तक डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल है। क्लोजिंग पार्ट 1 का अंत। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने समझा कि बजट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और इसे शुरू कैसे करें। अगले पार्ट में हम देखेंगे रियल लाइफ बजट के कुछ उदाहरण, कैसे ईएमआई, सेविंग और लाइफस्टाइल में बैलेंस बनाया जाए और कैसे हर रुपए का सही इस्तेमाल करें बिना किसी गिल के। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि बजट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और उसे शुरू करने के आसान तरीके क्या हैं। आज हम बात करेंगे कुछ रियल लाइफ उदाहरणों की, ताकि आप समझ सकें कि अलग अलग इनकम लेवल वाले लोग कैसे अपना बजट बना सकते हैं और कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी सेविंग कर सकते हैं। चैप्टर 6 इनकम वाले परिवार का बजट। उदाहरण मान लीजिए किसी फैमिली की महीने की इनकम है 60,000 रुपये। अब ज़रा देखें कि इस रकम को कैसे सही तरह बांटा जा सकता है। ज़रूरत 80%, ज़ायदा किराया, बिजली, राशन, ट्रांसपोर्ट। जैसे किराया 7,000, राशन 6,000, बिजली पानी 2,000, ट्रांसपोर्ट 1,000। चाहते 12,000, शॉपिंग, बाहर खाना, मोबाइल रिचार्ज, ओटीटी या कोई छोटा ट्रिप। सेविंग और इन्वेस्टमेंट 8%, 4,000 इमरजेंसी फंड में, 2,000 किसी सिप या म्यूचुअल फंड में और 2,000 किसी गोल के लिए, जैसे बच्चे की एजुकेशन या फ्यूचर अपग्रेड। अब सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 8,000 रुपये सेव करता है तो साल के अंत तक ये रकम करीब 90,000 रुपये हो जाएगी, यानी एक पूरी सैलरी के बराबर। चैप्टर 7 80,000 इनकम वाले परिवार का उदाहरण। अब मान लीजिए 80,000 रुपये इनकम है, जिंदगी थोड़ी बेहतर है लेकिन खर्चे भी ज़्यादा है। अब बजट कुछ ऐसा दिखेगा। ज़रूरतें 40,000 किराया, बच्चों की फीस, EME, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, चाहते हैं डिफो फंड्स, वीकेंड आउटिंग, फैमिली डाइनिंग, कपड़े या गिफ्ट्स। सेविंग और इन्वेस्टमेंट 8,000 CP या म्यूचुअल फंड में, 4,000 इमरजेंसी फंड में, 4,000 गोल बेस्ट सेविंग जैसे नया घर या कार। यहाँ एक बात समझने लायक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे से खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसलिए इनकम बढ़े तो सेविंग भी बढ़नी चाहिए, सिर्फ खर्च नहीं। अनावश्यक खर्चों को कैसे पहचानें? अब एक बहुत काम की बात, कई बार हमारे खर्चे दिखते हैं जरूरी पर असल में वो चाहतों की लिस्ट में आते हैं। उदाहरण के लिए हर महीने कई OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना, बार बार ऑनलाइन खाना मंगवाना या हर सेल में कुछ कुछ खरीद लेना। ऐसे खर्चों को पहचानने के लिए एक सिंपल तरीका है। हर खर्चे को 3 सवालों से टेस्ट करो। 1 क्या ये खर्च जरूरी है? 2 क्या ये अभी जरूरी है? क्या मैं इसे सस्ता या बेहतर तरीके से कर सकता हूँ? अगर किसी सवाल का जवाब नहीं है तो वो खर्च टाला जा सकता है। धीरे धीरे जब आप ये सोचने लगते हैं तो फालतू खर्च अपने आप कम हो जाते हैं। चैप्टर 9 सेविंग की अच्छी आदतें कैसे डालें। अब बात करते हैं सेविंग हैबिट्स की। सेविंग सिर्फ पैसे रखने का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। यहाँ कुछ आसान आदतें हैं जो आपकी सेविंग को ऑटोमेटिक बना देंगी। 1 सैलरी आते ही सेविंग काट लें। जो बचेगा वो खर्च करें, उल्टा नहीं। 2 ऑटो ट्रांसफर सेट करें। अपनी सैलरी अकाउंट से हर महीने SIP या सेविंग अकाउंट में ऑटो डिडक्शन लगाएं। 3 इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखें। 7 इम्पल्स खरीद से बचें। अगर कुछ खरीदना है तो 3 घंटे रुकिए। अगर कल भी वही चीज चाहिए लगे तभी खरीदिए। 5 कैशबैक या रिवॉर्ड के लालच में जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। डिस्काउंट हमेशा बचत नहीं होता। चैप्टर 10 बजट को लचीला कैसे रखें। बजट कोई सख्त नियम नहीं है, ये आपकी जरूरतों के हिसाब से बदलता रहता है। हो सकता है किसी महीने मेडिकल खर्च ज्यादा हो जाए या किसी महीने बोनस मिल जाए, घबराने की जरूरत नहीं। बस ये ध्यान रखिए कि हर महीने आप ट्रैक पर बने रहें। बजट रूल नहीं बल्कि गाइडिंग मैप समझिए। अगर कुछ महीने सेविंग कम भी हो जाए तो अगले महीने थोड़ा बैलेंस बना लें। कंसिस्टेंसी ही असली सफलता है।
क्लोजिंग पार्ट 2 का अंत। तो दोस्तों, इस पार्ट में देखा कैसे अलग अलग इनकम लेवल पर बजट बनाया जा सकता है, कैसे फालतू खर्च पहचाने और कैसे सेविंग की अच्छी आदतें डाली जा सकती हैं। याद रखिए, बजट का मतलब सिर्फ कम खर्च करना नहीं है, बल्कि सही जगह खर्च करना है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड, डेट मैनेजमेंट और उन स्मार्ट ट्रिक्स की जो हर फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकती है। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि कैसे रियल लाइफ बजट बनाया जाता है, कैसे फालतू खर्च पहचाने जाते हैं और सेविंग की अच्छी आदतें कैसे डाली जा सकती हैं। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, इमरजेंसी फंड और डेट मैनेजमेंट, यानी इमरजेंसी में पैसे कैसे संभालें और कर्ज से कैसे बाहर निकलें। चैप्टर 11, इमरजेंसी फंड क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। नाम से ही साफ है, ये वो पैसा होता है जो इमरजेंसी टाइम में आपकी मदद करता है। जैसे अचानक जॉब चली गई, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई ज़रूरी खर्च सामने आ गया। ऐसे वक्त में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपको कर्ज नहीं लेना पड़ता। चैप्टर 12, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब सवाल आता है, कितना फंड रखें। रूल बहुत आसान है, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा। मतलब अगर आपका इतना चलता है 60,000 में, तो इमरजेंसी फंड कम से कम 1.2 से 2.4 लाख रुपए का होना चाहिए। इससे आप कुछ महीनों तक बिना टेंशन के अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो 3 महीने काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है तो 6 महीने का फंड ज़रूर बनाएं। चैप्टर 3, इमरजेंसी फंड कहाँ रखें। अब ये पैसा कहाँ रखें। ये भी उतना ही जरूरी सवाल है। इमरजेंसी फंड को सेफ और लिक्विड जगह पर रखें, यानी जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। जैसे 1, सेविंग्स अकाउंट, कुछ हिस्सा यहां रखें ताकि तुरंत काम आ सके। 2, लिक्विड म्यूचुअल फंड, बाकी पैसा इसमें रख सकते हैं जहां थोड़ा ब्याज भी मिलेगा और पैसा भी आसानी से निकलेगा। 3, एफ शॉर्ट टर्म, अगर आपको थोड़ा सुरक्षा चाहिए तो 3 से 6 महीने की छोटी एफडी भी सही रहती है। ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिक्योरिटी है। चैप्टर 14, इमरजेंसी फंड। बनाते समय आम गलतियां, कई लोग इमरजेंसी फंड बनाते हैं लेकिन कुछ छोटी गलतियां कर बैठते हैं। 1, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं नॉन इमरजेंसी चीजों में, जैसे शॉपिंग, गैजेट या ट्रिप के लिए। 2, सारा पैसा एक जगह रखते हैं, कुछ हिस्सा कैश, कुछ बैंक और कुछ लिक्विड फंड में रखें। फंड बनाकर अपडेट नहीं करते, जैसे जैसे खर्च बढ़े वैसे वैसे फंड भी बढ़ाना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपके लिए एक फाइनेंशियल कुशन है, जिस दिन कोई मुसीबत आती है वो कुशन आपको जमीन पर गिरने से बचाता है। चैप्टर 5, डेट क्या है और ये कैसे बढ़ता है। अब बात करते हैं कर्ज की। कर्ज खुद में बुरा नहीं है, लेकिन गलत तरह का कर्ज बहुत नुकसान करता है। मान लो आपने मोबाइल खरीदने के लिए ईएमआई ली, फिर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की और महीने के आखिर में बिल क्लियर नहीं किया, तो यहीं से डेट ट्रैप शुरू होता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का ब्याज 30 to 40% तक होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। चैप्टर 6, अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क। कर्ज 2 तरह के होते हैं, अच्छा कर्ज डेट और बुरा कर्ज बैड डेट। अच्छा कर्ज वो है जो आपकी वैल्यू बढ़ाए, जैसे एजुकेशन लोन या घर खरीदने का लोन, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म फायदा होता है। बुरा कर्ज वो है जो सिर्फ खर्च बढ़ाए, जैसे क्रेडिट कार्ड, ईएमई, पर्सनल लोन या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लोन। अच्छे कर्ज से आप ग्रो करते हैं, बुरे कर्ज से आप फंस जाते हैं। चैप्टर 7, डेट ट्रैप से बाहर कैसे निकले। अगर आप पहले से किसी कर्ज में फंसे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा डिसिप्लिन और सही प्लान चाहिए। 1, सारे कर्ज की लिस्ट बनाएं, किस बैंक या कार्ड का कितना बाकी है, कितना ब्याज है, सब लिखिए। 2, हाई इंटरेस्ट लोन पहले चुकाए, जिनका ब्याज ज्यादा है उन्हें पहले खत्म करें। 3, डेट स्नोबॉल या एवलांच मेथड अपनाएं। स्नोबॉल में आप छोटे कर्ज पहले खत्म करते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है। एवलांच में आप सबसे महंगे ब्याज वाले कर्ज पहले खत्म करते हैं, इससे ब्याज बचता है। नया कर्ज मत लीजिए जब तक पुराने खत्म ना हो। बायस, अगर बहुत प्रेशर है
तो डेट कंसोलिडेशन ऑप्शन देखें, मतलब सारे कर्ज को एक जगह मिलाकर कम ब्याज वाला एक लोन ले लीजिए। सबसे जरूरी, कर्ज को नॉर्मल मत मानिए। ये बोझ है जिसे जितनी जल्दी उतार ले उतना बेहतर है। क्रेडिट कार्ड का समझदारी से इस्तेमाल। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है अगर आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। हर महीने पूरा बिल समय पर भरें, मिनिमम पेमेंट करने की गलती न करें, सिर्फ उतना ही खर्च करें जितना कैश में कर सकते हैं। कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में ज्यादा खर्च न करें। अगर क्रेडिट कार्ड एक टूल है, अगर सही इस्तेमाल करें तो फायदेमंद है, वरना फंसाने वाला जाल बन जाता है। क्लोजिंग पार्ट 3 का अंत। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे एक सही इमरजेंसी फंड आपकी सिक्योरिटी बन सकता है, कैसे कर्ज से बाहर निकला जा सकता है और कैसे क्रेडिट कार्ड को समझदारी से यूज करें। याद रखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और कंट्रोल होना है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, यानी पैसे को बढ़ाने की सही शुरुआत कैसे करें और कौन से इन्वेस्टमेंट रास्ते मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे। अगले पार्ट में हमने बात की थी इमरजेंसी फंड और डेट मैनेजमेंट के बारे में, कैसे अपने लिए सेफ्टी कुशन बनाएं और कर्ज से बाहर निकलें। अब वक्त है अगले बड़े कदम का, इन्वेस्टमेंट, यानी अपने पैसों को आपके लिए काम पर लगाना। आज हम समझेंगे कि निवेश क्यों जरूरी है, कैसे सही शुरुआत करें और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बेहतर है। चैप्टर 19, इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों है। ज्यादातर लोग सोचते हैं मेरे पास अभी बचत ही कहाँ है, निवेश बाद में करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि निवेश शुरू करने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, बस सही सोच चाहिए। अगर आप सिर्फ बचत करते रहेंगे और उसे बैंक अकाउंट में छोड़ देंगे तो महंगाई, इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी वैल्यू खा जाएगी। मतलब आज जो चीज 4 रुपए की है वो 5 साल बाद ही 30 की हो जाएगी, लेकिन आपका पैसा बैंक में वही टका रहेगा। इसलिए सेविंग काफी नहीं है, आपको इन्वेस्ट भी करना होगा ताकि पैसा बढ़े। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले 3 जरूरी कदम। निवेश करने से पहले कुछ बेसिक बातें साफ होनी चाहिए। 1. इमरजेंसी फंड पूरा हो। बिना इमरजेंसी फंड के निवेश शुरू ना करें। 2. कर्ज कंट्रोल में हो। अगर हाई इंटरेस्ट लोन चल रहे हैं पहले उन्हें खत्म करें, फिर इन्वेस्ट करें। 3. गोल क्लियर हो। आपको क्यों निवेश करना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए या रिटायरमेंट के लिए। जब गोल क्लियर होगा तब सही इन्वेस्टमेंट चुनना आसान हो जाएगा। चैप्टर 21, निवेश के प्रमुख रास्ते, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब बात करते हैं उन रास्तों की जहां आप अपने पैसों को लगा सकते हैं। 1. बैंक FD, फिक्स डिपॉजिट, सबसे सिंपल और सेफ तरीका, लेकिन इसमें रिटर्न कम होता है, आमतौर पर 6 to 7% तक। 2. म्यूचुअल फंड्स, छोटे छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और लंबे समय में अच्छे रिटर्न मिलते हैं। SEP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां हर महीने एक फिक्स रकम अपने आप इन्वेस्ट होती है। 3. PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लॉन्ग टर्म और गवर्नमेंट सिक्योर स्कीम है। टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और ब्याज करीब 7-8% तक होता है। 4. NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बढ़िया विकल्प है। टैक्स सेविंग के साथ साथ मार्केट लिंक ग्रोथ भी मिलती है। 5. स्टॉक मार्केट इक्विटी, अगर रिस्क समझते हैं और टाइम दे सकते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बिना नॉलेज के इसमें नहीं कूदना चाहिए। 6. गोल्ड इन्वेस्टमेंट, आजकल आप डिजिटल गोल्ड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। ये फिजिकल गोल्ड से ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक है। चैप्टर 2, साइप, छोटा लेकिन पावरफुल तरीका, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने एक तय रकम जैसे फाइवर या थ्यूजन ऑटोमेटिक किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है डिसिप्लिन, आप बिना सोचे हर महीने सेविंग कर लेते हैं। एक छोटा उदाहरण, अगर आप सिर्फ हर महीने SIP में डालते हैं और 12% औसत रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद आपके पास लगभग 25 लाख रुपए होंगे। यानी छोटी रकम पर लंबा टाइम, बड़ा रिजल्ट। शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हर निवेश का एक टाइम पीरियड होता है। आपको ये तय करना होगा कि आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म 1-3 साल, इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट सही रहते हैं जैसे FD, RD या लिक्विड फंड। लॉन्ग 5 साल या ज्यादा आप SIP, इक्विटी म्यूचुअल फंड या PPF रख सकते हैं। लंबे समय में रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न बेहतर मिलता है।
चैप्टर 24 इन्वेस्टमेंट करते समय आम गलतियां अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज़्यादातर लोग निवेश करते वक्त करते हैं। दूसरों को निवेश करना। हर किसी की इनकम, गोल और रिस्क अलग होता है। एक ही जगह सारा पैसा लगाना। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, यानी अलग अलग जगह निवेश करें। छोटे उतार चढ़ाव देखकर डर जाना। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा पर लंबी अवधि में ग्रोथ होती है। रिटर्न के पीछे भागना। जरूरी नहीं जो ज्यादा रिटर्न दे वो सही हो। पहले रिस्क समझें। रेगुलर रिव्यू ना करना। हर 6 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। चैप्टर 25 निवेश को ऑटोमेटिक कैसे बनाएं। इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ऑटोमेशन। बैंक से ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए ताकि हर महीने SCP अपने आप कट जाए। सैलरी आते ही पहले इन्वेस्टमेंट कटे, खर्च बाद में हो। रिमाइंडर लगाए ताकि कोई पेमेंट मिस न हो। जब पैसा अपने आप इन्वेस्ट होता है तो आलस या टाल मटोल की गुंजाइश ही नहीं रहती। क्लोजिंग पार्ट 4 का अंत। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने समझा क्यों निवेश जरूरी है, कहाँ निवेश किया जा सकता है और कैसे छोटे छोटे कदम बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। याद रखिए, पैसे को मेहनत से कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे को आपके लिए मेहनत करवाना स्मार्टनेस है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इंश्योरेंस प्लानिंग एंड फैमिली सिक्योरिटी की, यानी कैसे अपने और अपने परिवार को फाइनेंशियल रिस्क से बचाया जाए। तो पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कैसे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हमें बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। आज बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक की, इंश्योरेंस प्लानिंग, यानी अपनों को सुरक्षित रखने की तैयारी। क्योंकि सच्चाई ये है, कमाई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट सब बेकार है अगर किसी अनहोनी की स्थिति में आपका परिवार आर्थिक रूप से असुरक्षित रह जाए। चैप्टर 26 इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। बीमा यानी इंश्योरेंस सिर्फ एक खर्च नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन प्लान है। सोचिए, अगर घर में कोई एक व्यक्ति कमाने वाला है और अचानक उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो परिवार के बाकी लोगों का क्या होगा। इंश्योरेंस उसी स्थिति में परिवार को आर्थिक सहारा देता है। मतलब इंश्योरेंस किसी इमरजेंसी के समय पैसे का इंतजाम नहीं करता, बल्कि पैसे की चिंता से आजादी देता है। चैप्टर 27 इंश्योरेंस के मुख्य प्रकार। अब समझते हैं कि इंश्योरेंस के कितने और कौन कौन से प्रकार होते हैं और किसका क्या रोल है। 1. लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति मुख्य कमाने वाला है तो ये जरूरी है कि उसकी अनुपस्थिति में परिवार को आर्थिक सहारा मिले। इसके लिए टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है। डू हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा। आज के समय में मेडिकल खर्च बहुत तेजी से बढ़े हैं। एक छोटी सी बीमारी भी लाखों का बिल बना सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस उस बोझ को हल्का करता है। 3. व्हीकल इंश्योरेंस। अगर आपके पास 2 व्हीलर या कार है तो ये न सिर्फ कानूनी रूप से जरूरी है, बल्कि किसी एक्सीडेंट की स्थिति में आर्थिक नुकसान से बचाता है। 4. होम या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। आग, चोरी या प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाओं में ये इंश्योरेंस बहुत काम आता है। अब चैप्टर 28 सबसे जरूरी कवरेज। टर्म इंश्योरेंस को समझिए जैसे एक सेफ्टी नेट। ये सबसे सस्ता और सबसे जरूरी लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें आप बहुत कम प्रीमियम देकर अपने परिवार को बड़ी आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई 30 साल का व्यक्ति है और 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उसका सालाना प्रीमियम करीब 10,000 रुपए तक हो सकता है। मतलब रोजाना चाय कॉफी जितना खर्च और बदले में परिवार की पूरी सुरक्षा। चैप्टर 39 हेल्थ इंश नहीं, सुरक्षा है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। कई बार लोग कहते हैं मुझे तो कुछ होता नहीं, इंश्योरेंस क्यों लूं? लेकिन बीमारी या एक्सीडेंट कभी पूछकर नहीं आते। और अगर अस्पताल का बिल 2-3 लाख का आ गया तो आपकी सालों की सेविंग एक झटके में खत्म हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस उस रिस्क को कवर करता है। एक अच्छा फैमिली फ्लोटर प्लान पूरा परिवार कवर कर लेता है, जिससे किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आपको पैसों की टेंशन नहीं रहती। चैप्टर 30 सही इंश्योरेंस चुनते वक्त ध्यान रखने वाली बातें। क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें, यानी कंपनी कितने क्लेम का पेमेंट समय यानी कंपनी कितने क्लेम का पेमेंट समय पर करती है। डू कवर अमाउंट सही चुने। लाइफ इंश्योरेंस का कवर आपकी वार्षिक इनकम का कम से कम 5 to 10 गुना होना चाहिए। छोटे अक्षरों को पढ़ें,
टर्म्स एंड कंडीशंस, कई बार इन्हीं में ज़रूरी बातें छुपी होती हैं। कैसे राइडर या एड एन समझें, जैसे क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, ये ज़रूरत के हिसाब से जोड़े जा सकते हैं। 5. हर साल पॉलिसी की समीक्षा करें। आपकी इनकम और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो कवरेज भी अपडेट होना चाहिए। चैप्टर 31 गलतफहमियां और सच्चाई। इंश्योरेंस से कुछ फायदा नहीं होता। सच ये है कि इंश्योरेंस फायदा के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए होता है। मेरे पास कंपनी वाला कवर है, काफी है। कंपनी का कवर तभी तक है जब तक आप वहां काम कर रहे हैं। नौकरी बदलते ही वो खत्म हो जाता है। मैं अभी युवा हूं, बाद में ले लेंगे। उम्र बढ़ने के साथ प्रीमियम भी बढ़ता है, इसलिए जितनी जल्दी लेंगे उतना सस्ता रहेगा। चैप्टर 3 इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें। कई लोग गलती से इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट वाले प्लान ले लेते हैं, जैसे एंडाउमेंट या यूलिप। इनमें न तो सही कवर मिलता है न रिटर्न। बेहतर है इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लें और इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन के लिए अलग से करें। क्लोजिंग पार्ट 5 का अंत। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि इंश्योरेंस सिर्फ खर्चा नहीं है, बल्कि परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा का आधार है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ कवर और सही प्लानिंग, ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो आप अपने परिवार के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल शील्ड तैयार कर चुके हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की, यानी कैसे हम अभी से तैयारी करें ताकि आने वाले सालों में जिंदगी न सिर्फ सुरक्षित बल्कि आरामदायक भी रहे। क्या मैं अब तक हम बात कर चुके हैं बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की। आज बात करेंगे उस पड़ाव की जिसके लिए ये सारी मेहनत की जाती है, रिटायरमेंट, यानी सुकून भरा भविष्य। हर कोई चाहता है कि जिंदगी के आखिरी सालों में पैसों की टेंशन न हो और अपनी मर्जी से जी सके। बस इसी के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। चैप्टर 33 रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत क्यों है। पहले के जमाने में लोग कहते थे बच्चे बड़े होकर संभाल लेंगे, लेकिन आज के दौर में हर किसी को अपनी फाइनेंशियल आजादी खुद बनानी पड़ती है। महंगाई बढ़ रही है, औसत उम्र भी बढ़ रही है और नौकरी की गारंटी पहले जैसी नहीं रही। मतलब अगर आपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग नहीं की तो बाद में सिर्फ अफसोस बचेगा। इसलिए जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना आसान रहेगा। चैप्टर 34 रिटायरमेंट के लिए पहला कदम, गोल तय करें। रिटायरमेंट की प्लानिंग तभी काम करती है जब आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं। सोचिए, आप किस उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, उसके बाद आपकी मासिक जरूरत कितनी होगी, कहाँ रहना चाहेंगे, अपने शहर में या किसी शांत जगह पर। इन सवालों के जवाब ही तय करते हैं कि आपको कितना पैसा जमा करना है और कितने साल तक निवेश करना होगा। चैप्टर 35 रिटायरमेंट फंड की गणना कैसे करें, थोड़ा आसान करके समझते हैं। मान लीजिए अभी आपकी महीने की खर्च है 40। अगर महंगाई 6% सालाना बढ़ती है तो 25 साल बाद यही खर्च लगभग 1.7 लाख महीने का हो जाएगा। अब अगर आप रिटायरमेंट के बाद 20 साल तक जीना चाहते हैं तो आपको करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की जरूरत होगी ताकि आराम से जिंदगी जी सकें। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर आज से धीरे धीरे निवेश शुरू करें तो ये पूरी तरह संभव है। 1. चैप्टर 36 रिटायरमेंट के लिए सही निवेश विकल्प। आप बढ़ते हैं उन इन्वेस्टमेंट्स की जो रिटायरमेंट के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। 1. NPS, ये सबसे बढ़िया सरकारी स्कीम है जिसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और मार्केट से जुड़ी ग्रोथ भी। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में इनकम मिलती है। 2. PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लंबी अवधि के लिए बढ़िया और सुरक्षित विकल्प, ब्याज 7 से 8% तक और टैक्स फ्री रिटर्न। 3. म्यूचुअल फंड SIP, इक्विटी एंड हाइब्रिड, अगर आप 10 to 33 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो SIP के जरिए शानदार ग्रोथ मिल सकती है। 4. EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सैलरी से कटने वाला PF रिटायरमेंट का मजबूत सहारा बनता है। 5. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, रिटायरमेंट के बाद स्थिर और सुरक्षित इनकम के लिए यह एक भरोसेमंद विकल्प है। चैप्टर 37 जल्दी शुरू करो का असली फायदा। रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा राज है टाइम। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना कम पैसा हर महीने लगाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 22 साल की उम्र में 5 साल महीने का निवेश शुरू करते हैं तो 60 की उम्र तक आपके पास करीब 2 करोड़ हो सकते हैं, 12% औसत रिटर्न पर।
लेकिन अगर यही चीज़ 35 साल की उम्र में शुरू करें तो आपको वही रकम पाने के लिए करीब 0,000 महीने निवेश करने पड़ेंगे। मतलब जल्दी शुरू करने वाला ही जीता है। चैप्टर 38, रिटायरमेंट के दौरान पैसों का प्रबंधन कैसे करें। रिटायरमेंट आने के बाद भी प्लानिंग खत्म नहीं होती। अब फोकस होता है पैसा टिकाऊ बनाने पर। 1. इमरजेंसी फंड बनाए रखें ताकि किसी मेडिकल या अचानक खर्च के लिए इन्वेस्टमेंट टूटे नहीं। 2. सेफ और स्टडी इनकम सोर्स रखें जैसे SCSS, मंथली इनकम स्कीम या पेंशन। इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा रखें, पूरी तरह सेफ निवेश पर जाने से रिटर्न बहुत कम हो जाता है। सोर खर्चों का रिकॉर्ड रखें ताकि आप जान सकें पैसा कहां जा रहा है और कहां बच सकता है। चैप्टर 39, आम गलतियां जो रिटायरमेंट को मुश्किल बना देती है। अभी तो बहुत वक्त है, यही सोच सबसे बड़ी गलती है। डू, बच्चे संभाल लेंगे। हर किसी की जिम्मेदारियां अलग होती है, अपनी सुरक्षा खुद बनाएं। PF और पेंशन ही काफी है। महंगाई और बढ़ती उम्र के खर्च सिर्फ PF से पूरे नहीं होते। रिटायरमेंट के बाद भी लोन चलाना, कोशिश करें कि रिटायर होने से पहले सारे कर्ज पूरे चुका दें।